हाँ जी, आ ऊ ऊ औ अंग है, आ जाओ। कमेंट। आ जाओ। क्या चल रहा था? मौर्य काल चल रहा था। मौर्य काल आज कंप्लीट हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ठीक है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मौर्य काल आज कंप्लीट हो जाएगा। मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है। ये तीन है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक है। चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। फिर हमने मौर्यों का प्रशासन वगैरह को कुछ चीजें पढ़ी थी। हम प्रशासन पढ़ा रहा हूं और हाई लेवल एग्जाम में प्रशासन ही स्पेशल पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दोगे। ये पार्ट बड़ा टफ होता है, कोचिंगों में इस चीज को नहीं कराया जाता, इस चीज से हमेशा बचा जाता है, इसलिए लेकिन मैं करवा रहा हूं। आज प्रशासन को, मौर्यों को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद में मोबाइल छोड़ते हटने चल। हाँ चल, तो आज हम प्रशासन में कई चीजें पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे मौर्यों का सामाजिक जीवन। मौर्यों का सामाजिक जीवन। मेगस्थनीज जो है वो कहता है कि मौर्यों में 7 जातियां थी। 7 जातियां हैं। प्रथम जाति थी दार्शनिक और अंतिम थी मंत्रियों की जाति। 7 जाति कौन कौन सी थी? गुड इवनिंग पिंकू कुमारी जो भी है। सबसे पहले शिकारी या चारागाह जाति थी उस समय। 2 नंबर पे शिल्पी या कारीगर, शिल्पी या जिसे आप कहते हो कारीगर। तीसरी जाति है योद्धा या जिसे आप कह सकते हो फौजी सैनिक। चौथी जाति है निरीक्षक, यानी गुप्तचर भी अलग से जाति थी, गुप्तचर। और 5वीं जाति है कर्षक। कर्षक जो है वो सर्वाधिक थे। और छठी है पार्षद, जिसे मंत्री, ये सबसे छोटी जाति थी क्योंकि मंत्री तो थोड़ा ही होगा। और 7वीं है दार्शनिक। अब दार्शनिकों को 2 प्रकार से बताया गया। सदन में उठी रीट परीक्षा तिथि बदलने की मांग, दूरीनाव लाडला। हाँ, तो आपने राजस्थान हिस्ट्री की क्लास टाबरो नाइट में करांगा। सोमवार ने हम टाइम टेबल में टेलीग्राम पर बता दूंगा, नाइट में करांगा। सदन में उठी रीट परीक्षा तिथि बदलने मांग, दूरीना लाडला भावी ग्राम से होके हैं। कोई नहीं भाई, आरएस बोल, आरएस बनना है। चल टाबरो दार्शनिक बतावे 2 प्रकार का। एक तो हो ब्रोकामैन। ब्रोकामैन सर दार्शनिक के वे दार्शनिक जैसे अनेक अच्छी विचारधाराओं वाले दार्शनिक होते हैं। जैसे इधर से कोई चीज डाले, इधर से कोई और बना के निकाले, ऐसा विचार सोचने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक होता है, तो ब्रोकामैन। और दूसरा है सारामैन। ब्रोकामैन गृहस्थी थे, सारामैन दार्शनिक थे। दार्शनिकों का कार्य था आपदा की घोषणा करना कि अब की बार भयंकर कोरोना फैलेगा। ऐसी घोषणा कौन करते थे? दार्शनिक करते थे, लोगों को सचेत करते थे। अब मान लो कोरोना नहीं फैले और दार्शनिक की घोषणा करेगी, कोई बात नहीं। दूसरी बार घोषणा करी कि अब की बार भयंकर वर्षा आएगी, मान लो नहीं आई। तीसरी बार घोषणा करे से मरोगा बेटेगा बापो दबगे भूकंप आओगे, मान लो फिर भी नहीं आए। तो 3 बार से ज्यादा अगर किसी की भविष्यवाणी झूठी होगी तो बिना आता उम्र साइलेंट मोड पे रहना पड़ो, चुपचाप। तो दार्शनिक का कार्य था क्या? भविष्य करना। मेगस्थनीज लिखता है कि अपनी जाति से बाहर कोई विवाह नहीं कर सकता, यानी लव मैरिज कौन चलेगी भाई, अरेंज मैरिज ही चलेगी। तो मेगस्थनीज कहता है अपनी जाति से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन दार्शनिक कर सकता है। जी हाँ, थे बिना नौकरी लागे डार जे आप ही जाती हूं बारह करोगा नहीं। जब लोग विरोध करेगा थे आईएएस बन जाओ और फिर कर ले बोलाई, तो दार्शनिक भी टेम का आईएएस ही है। आईएएस करने का ये फायदा है कि आदमी लव मैरिज कर सकता है। सर आज नोटिफिकेशन को नहीं आया, गुरुजी प्रणाम। सर ऐसा ही कब अलग से होगा क्या ऑनलाइन? अलग ही है, ऐसा ही हिंदी मैं खुद करवाऊंगा, जल्दी शुरू करूंगा, चिंता मत कर। बात हम सब कुछ शुरू करेंगे तुम्हारे लिए। गुरुदेव गुरुकुल नाम से किसी ने आपका एक यूट्यूब चैनल बनाया, के करा है बना लियो, के करा दो, घना ही बन रही है, तू मेरे लिए ध्यान रख, ठीक है। तो टावरों के बताए मैं सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं। 7 जातियां बताई है,
जिकम दार्शनिक दो प्रकार का है, जिकम ब्रोका मैन, सारा मैन गृहस्थ और जो गृहस्थ रहते हो या फिर सन्यासी रहते हो। फिर आप करा के मिक्स नीच काल में महिला स्थिति, महिला स्थिति विधवा विवाह चलता था, नियोग प्रथा भी प्रारंभ थी। कौटिल्य तो 8 प्रकार का तो ब्याह बतावे, यानी कौटिल्य 8 प्रकार के विवाह बताता है। और तलाक ने तो कौटिल्य नाम दिए मोक्ष। अच्छा, महिलाओं की स्थिति क्या थी? एक शब्द आता है अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी वो होती है जो घर से बाहर नहीं निकलती हो। सर ऐसी भी कोई महिला होती थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी? बिल्कुल होती थी। उन महिलाओं को कहा जाता था असूर्यपस्या, यानी जिसने जो सूर्य न देख पाए वो असूर्यपस्या, जो सूर्य को न देख पाए वो असूर्यपस्या। पुराने समय में होती थी ऐसी महिलाएं जो असूर्य अनिष्कासिनी, जो घर से बाहर नहीं निकलती हो। चैनल है आपका क्या सर? उसमें सारे वीडियो है। मेरे तो कोई चैनल को नहीं पाया अपना, कोई आपनो एक ही चैनल है बना, और चैनल कौन नहीं आपनो एक ही कौन से नया जांगीड़ के कह तू सर किन्ना लिखवा दिया की कौन लिखवाया नया, समझा रही हूं अभी। रास्ता रातनगढ़ से लाइव, ठीक है सरिता। चल, अनिष्कासिनी जो घर से बाहर नहीं निकले, जगह पे घरे ही घरे रहे। असूर्यपस्या जिसने सूर्य को न देखा हो। रूपा जीवा, रूपा गुज्जर, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। भाई रूपा, रूपा को मतलब है जिस जो रूप से सुंदर हो। जीवा का मतलब जो जीवन यापन करती हो, यानी जो अपने मुंह को जीवन यापन करती है, अपने चेहरे से जीवन यापन, अपने अनारकली की तरह अपने यौवन से जीवन यापन करती है, वो तो होती है वेश्या। तो ये वेश्या होती है। रूपा जीवा कहा जाता था किनको? गणिकाओं को कहा जाता था। राजकीय सेवार्थ नियुक्त महिला होती, रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावर्ती करने वाली महिलाएं होती थी, यानी स्वतंत्र वेश्यावर्ती कर सकती थी क्योंकि ये भी जीएसटी देती थी, टैक्स देती थी। वेश्याओं को एक अलग अध्यक्ष और हो तो अचांगी भी गैंग होती। बिंग अध्यक्ष ने बोलता बंधी पोषक। वैसे गणिकाएं शब्द जो है ना, वैसे गणिका कहा तो वेश्या को ही जाता है गणिकाएं, लेकिन राजकीय सेवा में नियुक्त महिलाओं को गणिकाएं कहा जाता था मौर्य काल के अंदर। ठीक है, हाँ। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा, मतलब फिल्में सबने देख रखी है। मेला वेला टंगस्टन नगरी टेगारा से प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम। पूरा लिखाओ सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो समझावा, पहली पेज लिखाऊंगा। मनी बेरो है, प्रशासन बहुत दौर है, समझ मानो थे प्रशासन ने कितो ही रट ली बोले, लेकिन मेरी जिम्मेवारी कराना है इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी प्रशासन बड़ा टफ कार्य है, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर एक महिला है पेसल रूपा। हाँ कौन सी है पेसल रूपा? वह बारगरल पेसल रूपा, यानी जो शराब परोसती थी। ओहो कन्ना आगे थोड़ा सा पैक बना आगे दे, बिन बोली जाती। वेश्या खातर चाणक्य आके के थे नगर के दक्षिण में रहोगी, तो ताकि कोई आदमी झांटियों मारेड़ा भी ढूंढने में समस्या नहीं है। यानी वेश्याओं के लिए नगर में दक्षिण में रहने की इजाजत दी थी किसने? कौटिल्य ने। अब बात यह आती है सती प्रथा, दास प्रथा, यानी सती और दास प्रथा भी थी। वैसे सती का कोई वैसे उल्लेख तो जो है वो गुप्त काल में आएगा, और इसके बाद में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है। कुछ टेस्ट सीरीज डाल दिया करो सामाजिक की। अरे टेस्ट सीरीज सरिता आज ही घोषणा करूंगा मैं, चिंता मत कर तू। सर के टॉपिक है, सर के टॉपिक है, अरे केस के टॉपिक है कि मौर्य काल खत्म होना रो है, के टॉपिक है, कट्ठे रो बेरो को नहीं। हिंदी क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। पवन कुमार है कि वाह जी, हर हर महादेव। मैनू लग गया इश्क दरोग। आपसे बहुत टाइम से पढ़ रही हूं। प्रियंका चौधरी पढ़ रही है तो बढ़िया बात है, अब जल्दी सी नौकरी लाग फिर। ठीक है, चल नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन, यानी मौर्यों में प्रांतीय प्रशासन कैसे संभालते थे।
यानी इन्होंने प्रांतों को कैसे बांट रखा था, वो लोग प्रांतों को चक्र कहते थे। और प्राकाना तक्षशिला प्रांत का गवर्नर सुसीम था। तो ये जो प्रांत सौंपा जाता था वो अपने पुत्र को, राजकुमार को सौंपते हो, क्योंकि अशोक ने एक नियम बना दिया कि 3 जगह पे बड़ी बड़ी प्रांत है, बड़े बड़े राज्य हैं, तक्षशिला, तोसली और उज्जैन। यहां पर सिर्फ कुमार ही नियुक्त होंगे। अशोक ने अपने अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख किया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है। अशोक ने अपने अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख किया है। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले है उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी थी क्या, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में सुसीम के समय विद्रोह हुआ था। दूसरी है अवंती का गवर्नर कौन था, अवंती का ही तो गवर्नर था कौन, अशोक। इसकी राजधानी थी महिष्मती, यानी जिसे वर्तमान में बोलते हैं उज्जैन। कलिंग को जीता था, कलिंग की राजधानी थी तोसली। तोसली, वैसे कलिंग को 2 भागों में बांट रखा था। उत्तरी कलिंग की तोसली थी, दक्षिणी कलिंग की समापा थी। यानी 3 हो गई ना, उत्तरापथ हो गई, अवंती हो गई, कलिंग हो गया। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की महिष्मती, कलिंग की हो गई तोसली। चौथी होगी प्राच्य। प्राच्य, प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और दक्षिणापथ की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। महेंद्र भाई ब्लॉग को क्या महेंद्र क्या करती हो हैं? इकोनॉमी क्लास लगवा दे। इकोनॉमी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 3-4 घंटे की है, लगवा देंगे। इतिहास पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसा हम भी वहां पर है। ओहो, धीरज से नहीं बहुत बड़ाई कर रहे हो भाई आज तो। मेरी कोई नहीं सुनता। पिंकी कोई क्यों कौन सुना भाई? पिंकी पहले तो तेरे घर गान सुना। हाँ, ब्लॉग करने वाले नरेश गुरुजी गणित वाला जिंदात के बात हुई, ब्लॉग करवा देंगे। ब्लॉग में तो गजब जच्चे बना चाहती के हो। मेरी आज 19 ईयर 10th है, क्या SI का फॉर्म भर सकता हूँ? भर दे, चिंता ना कर, देखी जाएगी। सल्ट लियांगा तू, लाग तो शुरू नौकरी, तेरी उम्र में बढ़वा दी तू, लाग नौकरी लाग पहली। 5 जगह थान याद रखनी पड़ेगी। इधर तक्षशिला राजधानी थी उत्तरापथ की, प्राच्य की पाटलिपुत्र थी, अवंती की उज्जैन महिष्मती थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। यानी उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। फिर अशोक ने जीता था कलिंग, उसकी राजधानी बनाई तोसली। अशोक खुद का कहा था उज्जैन या अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती। फिर एक ही याद रखना, प्राच्य पाटलिपुत्र। इतो तो रटिस को अंगुर जी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी हमने सामाजिक जीवन पढ़ लिया, महिलाओं की स्थिति देख ली, भाई बाहर से नहीं निकलती थी, वेश्यावृत्ति भी चलती थी, ये चीजें पढ़ ली। अब हम बात प्रांतों का 5 प्रांतों में बांटा, ये भी पढ़ लिया। अब आप बात करा कि न्याय व्यवस्था किसी की मौर्य काल में। देखो न्याय व्यवस्था मतलब मेन जज तो हमेशा राजा ही रहेगा। सर्वोच्च कानून तो राजा आज्ञा ही थी, राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, कोई संविधान लिखित नहीं था। लेकिन फिर भी मौर्य काल में कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। मौर्य काल में एक तो था धर्मस्तीय। धर्मस्तीय का मतलब दीवानी मामले का प्रमुख था, जिसे व्यवहारिक कहते थे। और दूसरा जो था वो कंटक शोधन था। कंटक शोधन जो फौजदारी मामले का प्रमुख था। दंड विधान बड़ा कठोर था, अगर पशु को भी मार दिया तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। यानी दंड विधान जो है मौर्य काल में खतरनाक था। आजकल तो आदमी मारते तो ही छुट गए, लेकिन पुराने टाइम की तो टावरों बात ही जा रही। अब आप थोड़ी सी बात कर लिया सैन्य प्रशासन की, सेनाई की स्थिति। सैन्य प्रशासन, सेना में हर कोई भर्ती हो सकता था, यानी चारों वर्ण के लोग थे सेना में। और के सेना गुल्म, कभी नाम सुना है तो गुल्म, सेना की छावनी ने गुल्म बोलता। सेना की छावनी को कहा जाता था क्या, गुल्म। सेना की छावनी गुल्म, सेना की छावनी गुल्म, ठीक है गुरुजी याद रह जाओ। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में बांटा।
कौन सी देखो, एक तो वह मोल सेना, तो मतलब स्थायी सेना है, ठीक है। दूसरी है किराए पर लियाई जाए, भाई जी मैं लड़न जा रहे हैं 10 दिना खातर, किराए पर लिया है। और एक नगर पालिका की अलग से सेना और होती थी, जैसे वर्तमान में अलग अलग सेना है ना, वैसे नगर पालिका। युद्ध कितना प्रकार का होया करता, देखो मेन युद्ध जो का है वो कोटिले 3 प्रकार का बता। एक तो है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध वो होता है जो आमने सामने लड़ा जाता है, जैसे हल्दी घाटी युद्ध वगैरह ना, वो उदाहरण है एक तरीके का प्रकाश युद्ध के, उस समय जो आमने सामने लड़े जाए वो प्रकाश युद्ध है। फिर है कूट युद्ध। कूट युद्ध वो है जो छल कपट करियो जाए। और तीसरा युद्ध है तूसनी युद्ध, विष कर देगे राजा ने सल्टा दे। कल्चरी क्लास को नहीं आ रही, आ जाएगी, कल आ जाएगी। देखो लास्ट है गुप्तचर। गुप्तचर में पुरुष और महिलाएं दोनों होती थी। गणिकाएं भी क्या करती थी, गुप्तचर का काम करती थी, वेश्याएं। अन्य तो शहर आज बता देगा लोग। इनका कार्य था जनता पे नजर रखना। ये लो जी, मौर्य काल आज आपका कंप्लीट। कल कुछ मुगल और आधुनिक गांधी अपलोड करेंगे, तो वो साथ में देखो और साथ में क्लास चलती रहेगी, दोनों काम करेंगे कल से। आरटी क्लास नहीं होती, आरटी तो है सर जी। मनसबदारी क्या होती है? मनसबदारी एक तरीके की एक प्रथा है जो मुगलों के दरबार में थी, मुगलों ने मंगोलों से ली थी। यानी मनसबदारी सीधा समझ के एक रेपो है, नीचे से नीचे 10, अधिकतम 10,000 की होती थी। अकबर के अंतिम समय में तो 12,000 हो गई थी, सलीम को 12,000 थी। 5,000 से ऊपर किसी को नहीं देते थे। 5,000 ये रेपो है एक मनसबदारी। जे तन ऐसा ही बना दे कि तो 100 पद है, फिर तन बना कांस्टेबल, तू को नीचे 100 पद दे दी, बस भाई मनसबदारी की नहीं 1500 मनसबदारी की दिए वो को वाले मुंद की कौन दी 1500 ही दिए। और कोई 5,000 को मनसबदार है, मनसबदार मतलब 5,000 घोड़ता को दिया मालिक है वो। चल अब हेडिंग डालो, मौर्यों में सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, मेगस्थनीज ने मौर्य समाज में 7 जातियां बताई। प्रथम दार्शनिक, अंतिम मंत्री। देखो दार्शनिक 2 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 तो हो गया दार्शनिक ब्रोकामैन। गृहस्थ दार्शनिक। दूसरी सारामैन, सन्यासी दार्शनिक। ठीक है, लिखो दार्शनिक आपदा की भविष्यवाणी, व लोगों को आग्रह करते थे, लोगों को आगाह करते थे, टाइम टेबल कैसे पता करें? हे वत्स, मेरी क्लास हिस्ट्री की 5 बजे आती है, हमेशा 5 बजे आएगी। वैसे तू रोज चेक कर एक दिन बैठ के किसकी क्लास कितने बजे आ गई, उसकी उतने बजे आएगी। कलर चेंज करो, पेन का दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी कर देते।
महिला स्थिति विधवा व नियोग विवाह अनुमति थी। विवाह अनुमति थी। कौटिल्य ने 8 प्रकार विवाह बताए। 8 प्रकार की विवाह बताई। देखो तलाक को कौटिल्य ने मोक्ष कहा। मोक्ष कहा। देखो निष्कासिनी घर से बाहर न निकलने वाली। न निकलने वाली। सूर्य पश्य जिस स्त्री ने सूर्य न देखा। सूर्य न देखा। ठीक है, लिखो गणिकाएं राजकीय सेवार्थ नियुक्त महिलाएं। सेवार्थ नियुक्त महिलाएं। महिलाएं देखो और रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाले। वेश्यावृत्ति करने वाले। ये कर देती थी। टैक्स देती थी। वेश्याओं के अध्यक्ष को बंधी पोषक कहा गया। ऑनलाइन में आपकी क्लास नहीं आती है, ऑफलाइन में आएगी, मुना आएगी, क्लास आएगी, सब आएगी, चिंता मत कर। पेशद रूपा शराब परोसने वाली। शराब परोसने वाली। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। दास बताए। वीडियो नए अपलोड किए हैं जिन्होंने, या फिर पुराने वाले ही रहेंगे। नए मतलब 2 ईयर में OSI का फॉर्म लगा दोगे सर। मेरी उम्र इतनी का है, 20 साल होगी, 22 में। फॉर्म कोई लगा दो, फॉर्म के लिए कभी मना नहीं किया जाता, फॉर्म लगा दो चाहिए। फॉर्म तो आप जन्मते बच्चे का ही लगा दो, चाहे 1-2 झूठी एंट्री करनी हो जाएगा। मैं फैन होगी, मुकेश होगी को क्यों। अरे
ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन देखो, प्रांतों को चक्र कहते हैं, प्रांतों को चक्र कहते हैं। देखो अशोक अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख है। 5 प्रांतों का उल्लेख है। नंबर 1 उत्तरापथ। उत्तरापथ यानी ऊपर लिख देना प्रांत, आगे लिख देना राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला। फिर लिख दो आप अवंती, इसकी राजधानी हो जाएगी महिष्मती साम्राज्य, महिष्मती या उज्जैन। ठीक है। तीसरा लिखो कलिंग, इसकी राजधानी हो जाएगी तोसली, धोली। चौथी प्राची, इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। ठीक है। पांचवी है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी हो जाएगी सुवर्णगिरी। लिखो कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र थे। प्रशासनिक केंद्र थे। उत्तरी कलिंग का तोसली और दक्षिणी कलिंग का समापा। ठीक है। अरे लिखवा दो, बताना मत करो। मुकेश को भारत रत्न दे दो, इसको कहा जरूरत है उसकी। लिख लियो थे, बातें तो कम करो। ठीक है। फिर लिखो न्याय विभाग। न्याय विभाग, न्याय विभाग लिखो सर्वोच्च न्यायाधीश तो वैसे राजा ही है। दो प्रकार न्यायालय, न्यायालय नंबर 1 धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय, इसके प्रमुख को व्यवहारिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कंटक शोधन। फौजदारी न्यायालय, प्रमुख को प्रदेष्टा कहते हैं। प्रदेष्टा कहते हैं।
सर फाइनल वाले का ओजू फॉर्म भी कोनी भरवाया कॉलेज में, जन एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ भर दे तो अपीयरिंग करके हर्षवर्धन जैन। ठीक है, फिर लिखो सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन। सेना में चारों वर्णों के लोग थे, चारों वर्णों लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो गुल। सैन्य छावनी को कहते हैं। कौटिल्य सेना 3 श्रेणी में बांटी, 3 श्रेणी में बांटा। नंबर ए मोल सेना, स्थायी सेना, स्थायी सेना। नंबर 2 किराए की सेना। और नंबर 3 नगरपालिका की सेना। युद्धों के प्रकार, देखो कौटिल्य ने 3 प्रकार युद्ध बताई। युद्ध बताए। ठीक है, नंबर 1 प्रकाश युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध। 2 कूट युद्ध, छल युद्ध। 3 तूसनी युद्ध, विष द्वारा राजा को मारना। गुप्तचरों के प्रमुख को महामात्यापसर्प कहा जाता। बोलो टावरो लिख लो। सर जी धर्म बोध धर्म कब करवाओगे? अच्छा बौद्ध धर्म जैन धर्म क्या? हाँ करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। अब जो हमारी क्लास है मौर्य के बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे हम। पहले इंपॉर्टेंट पढ़े, फिर छोटे छोटे उठाएंगे। तो उससे पहले हो सकता है मैं मुगल और गांधी अपलोड भी करवा दूं, क्योंकि ये गुप्त हम जब पढ़ेंगे लाइव, उसके बाद में कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपलोड करवा दिया जाएगा, लाइव करवाया जाएगा, ताकि कुछ बच्चों की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है जल्दी पढ़नी, तो वो पढ़ भी सकते हैं, इसलिए अपलोड करवाऊंगा। बाकी लाइव पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।